Hello students, looking at the heading you would have understood that we are going to discuss one of the most important theory chapters and that is startup finance. वैसे तो the whole of the subject would be important from the theory perspective and it is important for all of you to prepare theory very properly because it will be a natural hedge for you in the examination. अगर प्रैक्टिकल वाले पार्ट पे थोड़ा सा भी अगर आपको दिक्कत आई तो थियोरी कैन हेल्प यू एटलीस्ट क्रॉस दैट 40 मार्क्स विच इज़ अ बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ द पासिंग. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको 40 लाना है, आपको 60 से ऊपर ही लाना है. ओके, कमिंग टू द टॉपिक, व्हाट आई फील ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल जो मैपिंग हम लोगों ने करी है पास्ट एग्जाम्स की, उसके हिसाब से मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड चैप्टर्स हैं securitization, number 2 startup finance and number 3 risk management. Securitization has been already uploaded on the YouTube. पूरा चैप्टर अच्छे से कवर किया हुआ है. It is a 1 hour lecture. I have covered every topic as per the institute module. Okay, startup finance would be covered by me today. Total chapter would be covered. Number 3, the risk management I would try to upload in 1 or 2 days only. Okay, so without wasting time, let's start discussing the chapter from the examination perspective, guys. I will try to keep the discussion very relevant from the exam perspective and because there is a whole lot of stuff that we can discuss in this chapter. कोई अंत नहीं जिसके ऊपर अपन इतना डिस्कस कर सकते हैं इस चैप्टर के ऊपर में, लेकिन अच्छा होगा कम समय में इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हिसाब से अगर हम डिस्कस करके निकल जाएंगे तो तुम्हारे लिए वो विन विन सिचुएशन होगी बिकॉज जब तुम दोबारा रिवाइज करने को जाओगे तब भी तुम्हारा ज़्यादा समय ख़राब नहीं होगा. ओके, तो सबसे पहली चीज़, स्टार्टअप काफ़ी ज़्यादा डिस्कस्ड टॉपिक है खास करके आज के समय में. इट इज़ अ वाइडली डिस्कस्ड. इनफैक्ट व्हेन वी आर इन द लाइव क्लासरूम एनवायरनमेंट फेस टू फेस में जब हम बैठते हैं तो बच्चे बहुत चाहते हैं कि हम काइंड ऑफ स्टार्टअप के बारे में बहुत सारी बात करें. एंड आई पर्सनली फील दैट the kind of liberalization we are having in terms of the economic environment, startup or doing a business or starting a business, even if you do not have a legacy of the business, मतलब parental legacy अगर business की नहीं भी है तो business करना एक अच्छा career option होगा तुम सबके लिए. लेकिन ये ज़रूरी होगा कि पहले आप कुछ साल जॉब करो, आप थोड़ा एक्सपीरियंस लो, आप थोड़ा डिसिप्लिन डेवलप करो और उसके बाद अगर आप करोगे तो आपके लिए बेटर होगा. तब तक थोड़े पैसे भी जमा हो जाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए. एक्चुअली पूरा टॉपिक उसके ऊपर ही है, स्टार्टअप फाइनेंस है आपका टॉपिक का नाम. ओके, तो डिस्कस करते हैं. व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस यू हैव अ आइडिया. आई टोल्ड यू आई विल कीप माई डिस्कशन रेलिवेंट टू द इंस्टीट्यूट मॉड्यूल बिकॉज दैट्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू टू राइट इन द पेपर. हम बाहर का लैंग्वेज बहुत सारा डिस्कस कर सकते हैं बट पता नहीं वो कितना रेलिवेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ये अच्छा है बुरा है इन बातों पे हम डिस्कस भी नहीं कर रहे. ओके, सो लेट्स कीप टू द पॉइंट. नाउ टिल द टाइम you have a thought matlab you have an idea. Okay, in order to convert that idea into a reality you need to start a business. Okay, and that business would be called a startup. Okay, so when you are starting a business then the formal means of funding the business, formal means का मतलब क्या होता है, जैसे प्रॉपर आपके बैंक्स होते हैं, NBFCs होते हैं, जो फॉर्मल लाइन्स ऑफ फंडिंग होती है वो आपको पैसे नहीं देंगे. दे विल नॉट फंड योर बिजनेस बिकॉज इट इज़ स्टिल एट अ वेरी नेसेंट स्टेज. नेसेंट स्टेज का मतलब क्या होता है, बहुत शुरुआत के लेवल पे है. तो ओबियस सी बात है जो बैंक्स होते हैं, जो NBFCs होते हैं, उनको जहाँ पे बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी कुछ नज़र तो आना चाहिए ना. सबसे बड़ी बात होती है कुछ नज़र आना चाहिए. जब कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ये जो आपका जो आइडिया है, आपका जो पॉइंट मतलब बेसिकली जिस चीज़ को आप आगे लेके जाना चाहते हो, अगर ये टेस्टेड नहीं है मार्केट में तब तो आपको बिल्कुल भी कोई बैंक या NBFC नहीं मिलेगा जो कि आपके बिजनेस आइडिया को फंडिंग करेगा. तो डू यू मीन टू से कि हम बिज़नेस ना करें? नहीं, ऐसी बात नहीं है. तो बेसिकली सारा जो टॉपिक का डिस्कशन है वो इसी बात के चारों तरफ है दैट हाउ विल आई बी एबल टू गेट माई स्टार्टअप financed when I do not have any formal means of funding like a formal bank or an NBFC. I think you are clear on that, right? Now, so basically
वी कैन हैव वेरियस इनफॉर्मल लाइन्स ऑफ फंडिंग। मैंने यहाँ स्क्रीन पे पूरे के पूरे चैप्टर को बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट करके लिख रखा है। वन बाय वन वी विल डिस्कस विथ ईच अदर एंड यू ट्राई टू लर्न विथ मी ओनली, बिकॉज इफ़ यू आर डिवोटिंग टाइम टू दिस लेक्चर देन वन शॉट आपका ये पूरा टॉपिक ख़त्म ही हो जाना चाहिए। ओके, आई होप यू लाइक अप्रिशिएट दैट। ओके, सम इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस स्टार्टअप, ये वर्चुअली तुमको याद तो करना पड़ेगा। इसके पास मतलब इस हमारे पास में बेसिकली इसके अलावा कोई दूसरा चॉइस नहीं है। कम से कम ये जो हेडिंग्स हैं ये तो याद करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले गाइस इसके अंदर में है पर्सनल फाइनेंसिंग। ये कोई इनोवेटिव वेज नहीं हुआ, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। तुम बोलोगे मैम कैसे? बिकॉज इफ़ यू डू नॉट पुट योर ओन इक्विटी इनटू द बिजनेस, जो बाहर वाला आदमी होगा, जो बाहर वाला इन्वेस्टर होगा, ही विल नेवर डेवलप अ कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्ट मनी इन योर बिजनेस एक्चुअली। जो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ फंडिंग। तुम बोलोगे मैम इसके अंदर में क्या एग्जाम्पल हो सकता है? आपकी जो खुद की पर्सनल सेविंग्स होती हैं वो आप डाल सकते हो। वैसे nobody saves money in order to kind of start a startup basically. Okay, you can raise a loan against your house or something like that, so that will come under the personal financing heading. दूसरा आ रहा है पर्सनल क्रेडिट लाइंस। पर्सनल गाइस क्रेडिट लाइंस होता है लाइक काइंड ऑफ आप बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं, आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बैंक से आप डायरेक्टली आप अगर मांगोगे स्टार्टअप के लिए तो आपको पैसे नहीं देंगे, तो यू विल हैव टू यूज़ दिस मीन्स टू स्टार्ट योर फंडिंग। मतलब कम से कम फंडिंग शुरू करना आप शुरू कर सकते हैं, राइट, जब तक आपको कोई और पैसा ना दे, राइट। थर्ड वन, फैमिली एंड फ्रेंड्स, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ फंडिंग एक्चुअली इन अ स्टार्टअप। एक्चुअली जो आपके पेरेंट्स होते हैं, मतलब वो फैमिली के अंदर में आएंगे, आपके जो ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं। लेकिन इफ़ वी डू नॉट मेंटेन दिस रिलेशनशिप ऑन अ प्रोफेशनल बेसिस, मतलब अगर आपने किसी से लोन लिया अपने फैमिली और फ्रेंड्स के से, और अगर आपने ये लोन को प्रोफेशनली नहीं डील किया, देन यू विल एंड अप kind of stressing your relations with your family or friends. So that would be a very, very sensitive part. You have to be very, very careful while taking any kind of funding from these people. Okay, then peer to peer lending. आपको ना 3 पॉइंट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, पीयर टू पीयर लेंडिंग, क्राउड फंडिंग एंड माइक्रो लोन्स। लेकिन मैं कोशिश करूँगी दैट आपको मैं बारीकी से तीनों का मीनिंग बता दूँ। पीयर टू पीयर लेंडिंग क्या होता है वो सुनो। I will give an example basically. So suppose I have 10,000 rupees and I want to invest in your business, but I would not want to invest the whole of the amount in your business because I am not confident whether your business will be successful or not. So there would be a lot of people like me. Okay, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे मार्केट में होते हैं जो मतलब लाइक माइंडेडनेस के साथ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लाइक कोई आपको मैंने 1,000 रुपये आपको दे दिया और ऐसे मैंने 10 बिजनेसेस में पैसा लगा दिया, तो उससे क्या हो गया कि आपको 10 लोगों से 1,000 आ गए और मैंने 10 बिजनेस में लगा दिया, तो आपका भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया, एंड आई गॉट माई डाइवर्सिफिकेशन पार्ट ऑल्सो। ओके, नाउ दिस इज़ लाइक इंडिया में कितना लीगल है या कितना अलाउड है इस पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी पीयर टू पीयर लेंडिंग के बारे में। ओके, नाउ क्राउड फंडिंग, दिस विल बी रिलेटिवली ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। व्हाई आई टेल यू, तुमने अभी कोविड के समय पे फेसबुक पे काफ़ी ज़्यादा कीटो करके देखा होगा, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ तुमको। कीटो क्या है? कीटो इज़ अ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म वेयर इन सपोज करो कि कोविड के लिए मुझे डोनेट करना है कहीं पे पैसा, कोई मेरा फ्रेंड बहुत बीमार है सपोज करो, एंड हम सारे क्लासमेट्स मिलके उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसा देना चाहते हैं, तो वी कैन यूज़ कीटो प्लेटफॉर्म टू लाइक मेक द पेमेंट्स एक्चुअली। तो किसी को पता भी नहीं चलता कि किसने कितना दिया और सामने वाले के लिए पैसे भी जमा हो जाते हैं। सो क्राउड फंडिंग इज़, और तुम ऐसे बहुत कीटो के एग्जांपल्स देखोगे कि भाई ये बच्चा बीमार है, इसकी तबीयत ख़राब है एंड ऑल दैट। यू विल सी अ लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट्स ऑन दैट पार्ट, यू विल सी अ लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट्स ऑन द यूट्यूब ऑल्सो। सो बेसिकली द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज़ सच अ ह्यूज प्लेटफॉर्म। ओके, तो यू वुड हैव कम अक्रॉस ऑल्सो सेइंग दैट कि 10-10 रुपया भी कितने सारे लोगों ने दिया तो 1-1.5-2 करोड़ रुपए जमा हो गए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दैट किड और समथिंग, सम एलिमेंट और समथिंग। सो व्हाट आई वाज डिस्कसिंग वाज अबाउट सम डिजीज और सम मेडिसिन रिलेटेड क्राउड फंडिंग। बट इसी तरह से बिजनेसेस की भी क्राउड फंडिंग होती है कि सपोज करो तुम बोलोगे भाई मैं ये बिजनेस शुरू कर रहा हूँ और आप लोग इसमें फंडिंग करो, आपको इतना रिटर्न मिलेगा। वो प्रॉपर एग्रीमेंट वगैरह के साथ में, सब कुछ के साथ में होगा, और सब लोग थोड़ा थोड़ा 100-200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया करके भी अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो यू कैन इमेजिन कि कितना सारा पैसा क्राउड फंडिंग के बेसिस पे हो सकता है।
Okay, so I think you got the point now. Micro loans. Micro loans are, guys, there are people in the market who want to give very very small amount of loans. किसी को 5,000 देना है, किसी को 10,000 रुपया देना है, किसी को 20,000 रुपया देना है, and they come at a very very affordable rate of interest, and they are not like, वो इतना बैंक या NBFC के जैसे ना दबाव नहीं डालते. अगर कोई वेंचर कैपिटलिस्ट आएगा और तुम परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो तुम्हें बहुत मुश्किल हो जाएगी. मतलब दे विल बी रियली रियली वेरी हार्ड ऑन यू. बट दीज माइक्रो लोन्स जो पीपल प्रोवाइड करते हैं, दे आर कंफर्टेबल एंड दे प्रोवाइड विथ अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट. बट कितना तुम रिलाई कर सकते हो ये कहना का और या कमेंट करना बहुत मुश्किल है. ओके, देन ये तुम काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाओगे वेंडर फाइनेंसिंग, परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग एंड फैक्टरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल. वेंडर फाइनेंसिंग, people who are going to provide raw material to you, right? So you can convince them, you can show some projections, you can show some presentation, you can show some business model कि भाई आप अगर पैसा दोगे तो मतलब पैसा बेसिकली नहीं, आप बिना पैसे के अगर मुझे माल दे देते हो और मेरी जो क्रेडिट लाइन है वो 30 दिन का नहीं, आप मुझे 60 या 65 डेज या 90 डेज का अगर देते हो तो इट विल बी गुड फॉर मी, दैट वे. तो ही और शी, सी एवरीबडी हैज़ टू डू बिजनेस. आज या कल में सबको बिजनेस ही करना होता है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी का बहुत बड़ा सवाल आ जाता है. तो बेसिकली इफ़ यू कैन कन्विंस योर सप्लायर, जो भी आपका जो सामान आने वाला है उस सप्लायर्स को अगर आप कन्विंस कर सकते हो और फटाफट माल ले करके चर्न अराउंड करके माल बेच के फटाफट पैसे अगर आप वापस कर दो, तो दैट वुड बी अ वेरी वेरी गुड वे ऑफ बूट स्ट्रैपिंग. इसको बूट स्ट्रैपिंग भी बोला जाता है कि आपने किसी से कहीं से बाहर से मदद नहीं ली, आपने खुद से ही अपनी बिजनेस के प्रोसेस के अंदर में ही आपने टर्न अराउंड कर लिया. ओके, सो बेसिकली वेंडर फाइनेंसिंग एंड परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग ये एक वर्टिकल इंटीग्रेशन जैसा हो गया. वेंडर फाइनेंसिंग में आप अपने सप्लायर्स से क्रेडिट ले रहे हो और परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग में जिसका ऑर्डर आपको आया हुआ है उनसे आप थोड़े पैसे एडवांस ले लो माल देने के पहले. ओके, और उन पैसों से यू कैन गो एंड बाय योर रॉ मटेरियल एंड ट्राई टू काइंड ऑफ कंप्लीट योर वर्किंग कैपिटल साइकिल एंड एवरीथिंग एंड ट्राई टू कंप्लीट योर ऑर्डर इन टाइम. सो अगर मुझसे पूछोगे दिस इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ फाइनेंसिंग योर स्टार्टअप, बिकॉज देन यू डोंट हैव एनी ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स एनीबडी ऑन आउटसाइडर बेसिस. ओके, देन फैक्टरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ फंडिंग. ओके, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता. आई टेल यू वाई. एक तो ये एक्सपेंसिव बहुत होता है. क्या होता है फैक्टरिंग, पहले वो सुनो. कि समझो कि मेरे पास एक डेटर्स की बुक है. ओके, वो डेटर्स की बुक मैं फैक्टर को ट्रांसफ़र कर दूंगी. कौन होता है फैक्टर? कोई बैंक जो फैक्टरिंग का काम करता है या कोई NBFC जो फैक्टरिंग का काम करता है, उनको ये पूरी बुक ट्रांसफ़र कर दूंगी. सपोज करो कि 1 लाख की बुक मैंने ट्रांसफ़र करी तो मुझे वो अपफ्रंट 70% 80% पैसा दे देगा. ओके, उससे मेरा काम चालू हो जाएगा, राइट. और जो कलेक्शन का काम होगा, वो जो डेटर्स को कलेक्ट करने का काम होगा, वो भी फैक्टर ही करेगा. उसमें भी रिकोर्स फैक्टरिंग, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, बहुत तरह के होते हैं. इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि फैक्टरिंग नहीं चलता इतना. उसका रीज़न ये बताती हूँ. मैंने खुद जब मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिपार्टमेंट में काम करते थे हम लोग, तो SBI फैक्टर्स के लिए हमने बहुत मार्केटिंग करने की कोशिश करी थी कि किसी तरह से कोई भी कंपनी एग्री कर जाए. तो मुझे एक जो CEO था कंपनी का, आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम, उन्होंने ये बोला कि अर्चना, यू टेल मी वन थिंग, व्हाई शुड आई लाइक काइंड ऑफ आउटसोर्स दिस जॉब ऑफ माइंड. हमने सर क्यों नहीं करेंगे. देन ही टोल्ड मी कि वी गेट कलेक्शन पीपल, मतलब नॉर्मल जो लोग कलेक्शन करने के लिए मेरे को मार्केट में 8 से 10 हज़ार पर मंथ सैलरी पे लोग मिल जाते हैं. एंड you are asking me like 3-4% of the whole sales as commission, which is damn expensive for me, which reduces my margins altogether. And that is why guys, India के अंदर में फैक्टरिंग अभी भी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है. I am sure this discussion of ours would be of some help to you in terms of remembering the points. Okay, अगर तुम अग्री कर जाओ तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ. पिच प्रेजेंटेशन, ये क्या होता है वो सुनो. ये सारे मैंने इस तरह से लिखे हैं ना, जैसे कोई थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा उस तरह से, ठीक है ना. पिच प्रेजेंटेशन, ये क्या होता है कि टॉपिक का क्या नाम है, स्टार्टअप फाइनेंसिंग. तो जब तुम स्टार्टअप फाइनेंसिंग पैसा मांगने जा रहे हो ना, तो जब किसी से पैसा मांगने जा रहे हो, मतलब कोई प्रेजेंटेशन करने वाले हो, उसको ही बोला जाता है पिच प्रेजेंटेशन. व्हेन यू आर गोइंग टू डू सम प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ योर prospective
प्रोस्पेक्टिव जो तुम्हारा इन्वेस्टर होगा, तुम्हारा वेंडर होगा, तुम्हारा सप्लायर होगा, तुम्हारा जो बायर होगा, इन सब के सामने तुम प्रेजेंटेशन करोगे, या तो फेस टू फेस करोगे या फिर ऑनलाइन करोगे, लेकिन शॉर्ट होगा, 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स से ज़्यादा का ये प्रेजेंटेशन नहीं होता है। उस प्रेजेंटेशन के अंदर में तुमको क्या क्या कवर करना चाहिए, सो दैट the counterparty is completely convinced to fund your startup, is called pitch presentation. So these are the points. Number A, introduction. सबसे पहले you will give the introduction about your personality, who are you, from where have you come, what is your experience, and why do you think you will be able to run this startup successfully. तो दिस आर द डिटेल्स। सबसे पहले खुद का बायोडाटा तुमको वहाँ पे रिवील करना पड़ेगा, एंड उसके बाद तुम आगे बढ़ोगे, और आगे बढ़ के फिर किसके बारे में बात करोगे, तुम्हारी टीम के बारे में। देखो पॉइंट नंबर 2 क्या है, टीम। तुम्हारी टीम में कौन कौन है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है। व्हेन आई से क्वालिफिकेशन, आई डोंट मीन टू से ओनली रिटन डिग्रीज, एक्चुअली मैं वो मीन नहीं कर रही। उनकी क्या विंटेज है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, हाउ वुड दे कॉन्ट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी एंड ऑल दैट, वो तुमको बात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने बारे में, फिर अपनी टीम के बारे में। थर्ड, what are the problems that you are going to face as a startup in terms of the business and everything, right? तो मैं एग्जाम्पल तुमको बहुत सारे दे सकती हूँ, बट मैं जानबूझ के, बिकॉज एग्जाम के हिसाब से हम पढ़ाई कर रहे हैं, मैं तुमको जानबूझ के एक ऐसा एग्जाम्पल दे रही हूँ जो वहाँ पे तुम्हारे मॉड्यूल मेंशन किया हुआ है। तो तुम सबको फेसबुक के बारे में पहले से पता है, राइट ना। तो फेसबुक इज़ व्हाट, अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फेसबुक आने के पहले 2004 में फेसबुक आने के पहले एक दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था विच वॉज एट अ वेरी रॉ स्टेज, ऑर्कुट बोलते थे उसको। ओके तो उसमें सिक्योरिटी के बहुत सारे फीचर्स नहीं थे, बट एंड लुक एंड फील भी उसका उतना अच्छा नहीं था जितना फेसबुक का है। सो द मोमेंट फेसबुक केम, ऑर्कुट वॉज कम्प्लीटली लाइक शेल्फ हो गया पूरा, मतलब हट गया पूरा मार्केट से। तुम्हारी जनरेशन को तो शायद पता भी नहीं होगा कि ऑर्कुट था भी क्या। ओके तो ये प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था, सिक्योरिटी फीचर्स का प्रॉब्लम था। फेसबुक में सिक्योरिटी फीचर्स बहुत स्ट्रांग है। दूसरा, लुक एंड फील फेसबुक का बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसका लुक एंड फील अच्छा नहीं था। तो तुमको बताना पड़ेगा उसी तरह से दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट योर बिजनेस, योर स्टार्टअप इज गोइंग टू फेस। सिर्फ प्रॉब्लम बताने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि उन प्रॉब्लम्स के लिए तुमने क्या सॉल्यूशंस डिसाइड किया है। उन्होंने जो एग्जांपल दिया है वही बोल रही हूँ। फॉर एग्जांपल, व्हेन फ्लिपकार्ट स्टार्टेड बिजनेस इन इंडिया, वी वेर सपोज टू यूज़ क्रेडिट कार्ड टू बाय ऑनलाइन और ई कॉमर्स के अंदर में। इंडिया के अंदर में मैक्सिमम लोगों के पास आज भी क्रेडिट कार्ड नहीं है या डेबिट कार्ड नहीं था। ये तो काइंड ऑफ बेसिकली आई थिंक आफ्टर दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने काफ़ी ऑनलाइन का काफ़ी ज़्यादा काइंड ऑफ दे हैव स्टार्टेड अ बिग रिवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ द ऑनलाइन पेमेंट एंड एवरीथिंग, एंड स्पेशली कोविड के बाद और भी ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट की इंपॉर्टेंस लोगों को समझ में आने लगी, राइट। लेकिन जब फ्लिपकार्ट आया तो लोग ज़्यादा करके कैश वगैरह में पे करते थे, और मतलब NEFT वगैरह कर दिया, बहुत हो गया। ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का यूसेज फॉर डे टू डे सर्विसेज के लिए यूज़ नहीं होता था, राइट। तो व्हाट डिड दे डू, दे स्टार्टेड कैश ऑन डिलीवरी, ओके, एंड दिस प्रॉब्लम वॉज सॉल्व। तो सिमिलरली अगर आपके बिजनेस के अंदर में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसके क्या सोल्यूशंस आपने सोचे वो भी आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर में आप ये बताओगे कि आपका टारगेट सेगमेंट कस्टमर कौन होगा, है ना। आपको ये बताना पड़ेगा ना कि आपका कौन सा कस्टमर को आप फोकस कर रहे हो, वो साइज़ कितनी होगी, सारी बातें, और आप उनको कैसे मार्केट करोगे, ये सारी बातें बतानी पड़ेगी। वो जो आपका कस्टमर है वो अर्बन एरिया में है, और दे आर सिटिंग इन द रूरल एरिया और सेमी अर्बन एरिया, व्हाट्सोएवर, एंड हाउ आर यू गोइंग टू टारगेट, हाउ आर यू गोइंग टू काइंड ऑफ क्रिएट अवेयरनेस अमंग देम अबाउट योर प्रोडक्ट। दिस विल कम अंडर द मार्केटिंग एंड सेल्स। तो सबसे पहले यू विल टेल अबाउट योर सेल्फ, देन यू विल टेल अबाउट द टीम, देन यू विल टेल अबाउट द प्रॉब्लम्स, देन यू विल टेल अबाउट द solutions, then you will tell about the marketing and sales, then you will tell about the projections and milestones। ये तुम सब जानते हो, तुम लोग CA स्टूडेंट्स हो, सबको पता है क्या बात कर रही हूँ मैं। आगे तुमने पढ़ा भी है SFM के अंदर में, राइट। प्रोजेक्शंस जो तुम फ्री कैश फ्लो टू द फर्म अप्रोच बनाते हो, वो क्या है, प्रोजेक्शंस ही तो बनाते हैं हम बिजनेस के, कि 5 साल आगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसा रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ योर सेल्स। सेल्स की ही प्रोजेक्शन होती है। सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी किसी भी बिजनेस के अंदर में क्या होती है, सेल्स। तो सेल्स का 5 साल का 10 साल का प्रोजेक्शन, वॉट एवर नंबर ऑफ ईयर्स इज नॉट
like very relevant here. Then आप you will balance sheet का projection, cash flow statement का projection and all that. बिजनेस मॉडल मतलब वॉट वुड बी द बिजनेस मॉडल. आप फिजिकल में आप काम करोगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लासेस रन कर रही हूँ, अगर मैं कंटेंट कंपनी हूँ, मैं कंटेंट डिलीवरी करती हूँ, तो हाउ एम आई प्लानिंग टू डिलीवर माई कंटेंट, लाइक हाउ एम आई प्लानिंग to provide you with the content, the teaching content. I would want to go face to face or I want to go on the basis of online platform. तो ये एक बिजनेस मॉडल होगा. अच्छा खराब की बात नहीं हो रही है, ओके. लेकिन एक बात ज़रूर है कि इफ़ योर बिजनेस इज़ टू बी डन possibly from the online platform, the cost of operation would relatively be on a very very lower side. ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है वहाँ पे, वो एग्जाम्पल ज़रूर पढ़ लेना बिजनेस मॉडल के साथ में, टिक मार्क करके रखो. कंपटीशन, कितना भी तुमने यूनिक प्रोडक्ट बनाया, वॉट हाउ एवर यूनिक योर प्रोडक्ट इज, हाउ एवर यूनिक योर बिजनेस मॉडल इज, देयर विल बी कॉम्पिटिशन. सो यू विल टेल the kind of the prospective investors that who would be your competition and how are you planning to tackle them. Last but not the least, financing, and how have you planned to finance your startup guys. Okay, so pitch presentation में ये सारी चीज़ें तुमको पता है. Sometimes suppose any topic has got 10 points, like 10 bullet points, so you can write like 4-5 of them, the 5 best of them what you could remember. There are few topics where you cannot cut short the points. Pitch presentation के अंदर में तुम कुछ भी कट शॉर्ट नहीं कर सकते, इसलिए सारे याद कर लेना, वरना वो इट विल लुक वेरी लाइक हाफ बेक्ड. आधा लगेगा, सारा पॉइंट्स आना चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट कमिंग अप इज मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर स्टार्टअप्स. देखो यहाँ पे, ओके, सबसे पहला पॉइंट इसमें है बूट स्ट्रैपिंग. पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज बूट स्ट्रैपिंग. बूट स्ट्रैपिंग के लिए आई विल मैंशन 2 पॉइंट्स हियर. नंबर 1, बूट स्ट्रैपिंग का मतलब क्या हुआ पता है कि बेसिकली अपने बिजनेस को तुम फ्यूल कैसे करोगे. तो बूट स्ट्रैपिंग का मतलब होता है कि या तो तुम खुद के पैसे से करो या फिर अपने ऑपरेटिंग रेवेन्यूज से ही करो. जो तुमने नई कंपनी फॉर्म करी है उसमें से वॉट एवर यू आर अर्निंग, you will fuel the growth or the expansion of the startup or day-to-day operations of the startup from that money only. That is called bootstrapping. Under bootstrapping we have 3 points. Trade credit, we have already discussed trade credit क्या होता है. अपने सप्लायर से तुम क्रेडिट का पीरियड ज़्यादा मांगो या फिर पीपल जिसको तुम सप्लाई करने वाले हो उनसे तुम पहले एडवांस में पैसा लो. दैट वुड बी कमिंग अंडर ट्रेड क्रेडिट. फैक्टरिंग इज बेसिकली डिस्काउंटिंग योर रिसीवेबल्स. That will give you a good liquidity to run the business temporarily at least, and they will help you in the collection of your debtors also. Third, जो discuss नहीं हुआ वो है leasing. So basically when you are going for a startup guys, then you shouldn't be getting involved into buying of the machines and everything. It is better to get the machines and everything on lease. For example अगर कोई मशीन खरीदोगे तो 1 लाख रुपया लगेगा, वहीं पे अगर लीज पे लोगे तो हो सकता है कि 5,000 रुपीज़ पर मंथ के रेंटल पे, लीज रेंटल पे तुम्हें वो चीज़ मिल जाए. सो दीज आर द वेज वेयर यू कैन बूट स्ट्रैप योर स्टार्टअप. मतलब खुद से ही अपने बिजनेस या खुद के पैसे से ही उसको एक्सपैंड करना, बड़ा करना, फ्यूल करना, उसको बूट स्ट्रैपिंग बोलेंगे. नंबर 2, एंजल इन्वेस्टर्स. एंजल इन्वेस्टर्स अगर जब दिमाग में सुनते हैं ना तो समझ नहीं आता एग्जैक्टली कौन सी कैटेगरी है. तो तुमको सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ कि एंजल इन्वेस्टर्स को वेंचर कैपिटल के साथ में कॉन्ट्रास्ट करके तुम्हें बताती हूँ, तब तुमको समझेगा. एंजल इन्वेस्टर्स आर लाइक पीपल फ्रॉम योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड एवरीबडी, जो तुम्हारे घर में, तुम्हारे फ्रेंड्स में जो एफ्लुएंट लोग होते हैं. पीपल हु आर एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मीन्स basically rich and wealthy people who can shell out and they are interested in good business models. Okay, मतलब तुम ये फ़र्क दोनों में समझ लो कि जो वेंचर कैपिटल में फंड में क्या होता है, एक ऐसे ही लोग जो मैंने अभी एफ्लुएंट लोग बोला ना, ऐसे ही लोगों का पैसा जब एक प्रॉपर फंड या कोई कंपनी मैनेज करके देती है तो वो वेंचर कैपिटल फंड बन जाता है. अगर वो इनफॉर्मली ही तुम्हारे बिजनेस में लगा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे कोई रिलेटिव हैं जो कि ही इज़ वेरी रिच और शी इज़ वेरी रिच एंड शी और रियली इज़ इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस एंड वो लोग आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दे वुड बी कॉल्ड एज एंजल इन्वेस्टर्स. वेंचर कैपिटल फंड, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द स्टार्टअप फाइनेंस टॉपिक एक्चुअली गाइस. इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे बन सकते हैं जो कि आगे आने वाले हैं. पहले ब्रॉडली ये समझो कि वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है.
वेंचर कैपिटलिस्ट का प्राइम आइडिया होता है एक ऐसे बिजनेस मॉडल में पैसा लगाना जो कि यूजुअली कोई नॉर्मल जो फंडिंग वाले जो मीन्स होते हैं वो लोग नहीं लगाएंगे इसके अंदर में पैसा, बिकॉज दे आर एट अ वेरी वेरी अर्ली स्टेज ऑफ देयर बिजनेस। मगर वेंचर कैपिटल फंड का होल एंड सोल मोटो ही होता है हाई रिस्क हाई रिटर्न। ऐसा नहीं कि दे डू नॉट नो दैट वो लोग किस में पैसा लगा रहे हैं, उनके पास पूरी एनालिसिस होती है, लेकिन उनकी बिजनेस मॉडल ही ऐसा होता है। अगर कोई वेंचर कैपिटलिस्ट 100 बिजनेसेस में पैसा लगाता है तो हो सकता है कि उसमें से 90% फेल कर जाए, बिकॉज दे आर नॉन टेस्टेड आइडियाज़ और दे आर एट अ वेरी वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ देयर डेवलपमेंट। तो 90% ऑफ देम माइट बी फेलिंग ओनली, बट उस 10% में, उस 5% में दे अर्न सो मच that they are able to recover all their losses that they have incurred in the 90% companies. So that is a business model actually, उस पर सवाल नहीं उठा सकते अच्छा है गलत एंड ऑल दैट, वो अपनी पूरी एनालिसिस करके करते हैं। ओके तो वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है, सपोज करो मेरे पास तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, तो हम वेंचर कैपिटलिस्ट को दे सकते हैं अपना पैसा। वो लोग प्रॉपरली एक फंड को फॉर्मली रजिस्टर करके एक ट्रस्ट के फॉर्म में या कंपनी के फॉर्म में वो लोग मैनेज करते हैं उसको, एंड जो कि प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस करती है एंड ऑल दैट। ओके एंड उसके बाद जो कंपनी से पैसा लगाते हैं वो अपने जो भी तुम्हारे पार्टनर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उसमें वो रिटर्न डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एंड इट इज़ नॉट लाइक they are not like very careless people or like easy going people, they are like hardcore finance people, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है उनका उनके पैसे के ऊपर में। सो आई वुडंट वांट टू गो इनटू सच काइंड ऑफ डिटेलिंग इन एवरीथिंग, बट इट इज़ अ प्रॉपरली फॉर्मली मैनेज्ड बिजनेस मॉडल जहाँ पे लोग अपना पैसा देते हैं, फंड होता है, उसमें वो जो फंड होती है उसकी मैनेजमेंट होती है, वो लोग प्रॉपरली आइडेंटिफाई करते हैं, उनका अपना एक कोर आइडिया होता है कि हमको ऐसी कंपनीज में लगाना है, उसका रेवेन्यू मॉडल इतना होना चाहिए, प्रोमोटर्स कैसे एंड ऑल दैट, वो सब पूरा ड्यू डिलीजेंस करके पैसे लगाते हैं। मतलब इट इज़ प्रॉपरली मैनेज्ड, यू कैन से इन अ वे। सो मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग स्टार्टअप वुड बी बूट स्ट्रैपिंग, देन एंजल इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटल फंड। आई एम श्योर तीनों का फर्क यू वुड हैव गॉटन गाइज, ठीक है ना। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, I have not taken any point from my side, all these 4 points are given, so you can get a 4 marks question. What are the characteristics of a venture capital financing? Long time horizon, basically a venture capitalist would always invest money for at least 3 years, उससे कम के लिए नहीं, because any business model would take some time to grow, एंड ऑफ कोर्स जब वो बाहर निकलेंगे तो पैसे कमा करके निकलना चाहता है, कोई भी ऐसे लॉस करके नहीं निकलना चाहता। तो अगर पैसे कमा के निकलना है, इफ़ यू वांट टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न, देन यू विल हैव टू स्टे इन द कंपनी फॉर सम नंबर ऑफ ईयर्स एक्चुअली। सो लॉन्ग टाइम होराइजन, इट कैन बी फ्रॉम 3 years to 10 years. देन लैक ऑफ लिक्विडिटी, यहाँ पे लैक ऑफ लिक्विडिटी मीन्स अ वेंचर कैपिटलिस्ट यूजुअली इन्वेस्ट मनी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। सो they will only, and they know already, you know, they already know, उनको पता होता है कि निकलना इतना आसान नहीं होगा। अगर एक बार हम लोग कंपनी के अंदर में घुस जाएंगे, it will not be an easy exit, because till the time the company becomes profitable there would be a proper exit plan रहेगा, और तभी वो लोग बाहर निकल पाएंगे, and that too profitably. Okay, high risk, obviously that we have already discussed. If you are a venture capitalist, by default there is a psyche that they want to take high risk, but in return they are going to earn a huge amount of return in case देखो रिस्क अगर लेने का मतलब खाली सक्सेस नहीं होता है, वो फेल करने का जो तुम चांस लेना चाहते हो वो भी रिस्क के अंदर ही आएगा, राइट। सो दे उनके बिजनेस मॉडल में ही हाई रिस्क है। इक्विटी पार्टिसिपेशन, नेचुरली they wouldn't want to go into any other firm, because if they are going as in the form of the equity participation, वैसे डेट और डिबेंचर के फॉर्म में भी जाते हैं, ऐसा नहीं, या फिर कॉम्बिनेशन में भी जा सकते हैं वो लोग, बट ब्रॉडली वो लोग इक्विटी पार्टिसिपेशन में जाते हैं, बिकॉज बाई काइंड ऑफ बाई investing in the form of equity they can have a control on the management also and the day-to-day activities also, and any which ways they can earn a high amount of return only when they have invested in the form of equity. अगर डेट या डिबेंचर के फॉर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको लिमिटेड रिस्क लिमिटेड रिटर्न वाली बात हो गई। सो ये आपको याद करना है, लॉन्ग टाइम होराइजन, लैक ऑफ लिक्विडिटी, हाई रिस्क एंड इक्विटी पार्टिसिपेशन गाइज। ओके, देन
एडवांटेजेस ऑफ ब्रिंगिंग वेंचर कैपिटल इन द कंपनी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ब्रिंगिंग वेंचर कैपिटल इन द कंपनी। नंबर 1, इंजेक्ट्स लॉन्ग टर्म इक्विटी। तुमको पता है एक बात, जब कोई वेंचर कैपिटल, तुमको एक बात, तुमने एक प्रोग्राम आता है, मेरा बेटा देखता है और मेरे घर में भी काफ़ी लोग देखते हैं, शार्क्स करके एक प्रोग्राम आता है, तुम्हारा पता है, तुम देखना चाह करके, SHARKS। उसके अंदर में US के अंदर में जो बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट हैं बहुत सारे, तो लोग ना, एक वो शो है पूरा जिसके अंदर में लोग आते हैं जिनके छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, ये स्टार्टअप्स, कोई आइसक्रीम का काम करता है, कोई कपड़े का काम करता है, समथिंग, कोई सॉक्स का ही काम करता है, वो आ करके अपना पूरा प्रेजेंटेशन करते हैं। एंड देन द शार्क्स आर हु द मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टर्स इन द US मार्केट, जो प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटलिस्ट के फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं, उनसे पूरा का पूरा डिटेलिंग लेते हैं। एंड देखो, हर कोई का एक पोर्टफोलियो होता है बिजनेस का, हर आदमी का। फॉर एग्जांपल, मैंने भी थोड़े प्रोग्राम्स देखे, तो उसमें एक बंदी है जो कि देयर इज़ अ फीमेल हु इज़ लाइक वेरी मच इनटू ऑनलाइन टेली मार्केटिंग का बिजनेस, उनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि टेली मार्केटिंग के अंदर में बेचा जा सकता है, शी इज़ वेरी इंटरेस्टेड, तो वो बात कर रही हूँ। तो हर आदमी का अपना एक बिजनेस का पोर्टफोलियो भी होता है। अगर उसी से मैचिंग कोई बिजनेस आएगा तो उसको मार्केटिंग करने में, उसको स्केल अप करने में बहुत आसानी हो जाती है। वो प्रोग्राम तुम देखना, टाइम मिलेगा तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा एक्चुअली। तो क्या लिखा है, इंजेक्ट्स लॉन्ग टाइम इक्विटी। तो मैं तुमको जो बात बोल रही थी कि जब, मतलब मैं जो बात बोल रही हूँ वो इससे थोड़ा अलग है लेकिन तो भी रेलिवेंट है, कि जब कोई स्ट्रॉन्ग पार्टनर आता है इक्विटी लेकर के तुम्हारे बिजनेस के अंदर में, तो तुमको एक बहुत बड़ा बैकअप मिलता है, तुम्हें स्पाइन मिलती है जो कि तुम लैक करते हो अकेले। तो वो तुम्हारी कंपनी को, तुम्हारे बिजनेस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मैं तुमको ये बोलना चाह रही थी। तो अगर कोई तुम्हारे प्रोडक्ट में हो सकता है इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन कोई अच्छा वेंचर कैपिटलिस्ट, कोई अच्छा पार्टनर, कोई स्ट्रॉन्ग पॉपुलर नेम पार्टनर आता है हु हैज़ गॉट सम लेगेसी इन द मार्केट, देन व्हाट विल हैपन, पीपल वुड बी पॉसिबली इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट दैट वे। तो वो नाम का आना भी अपने आप में बहुत मैटर करता है। बट ये लिखा है, इंजेक्ट्स लॉन्ग टर्म इक्विटी विच प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू योर कंपनी। VC is a business partner sharing both risk and rewards. So when you are a partner with a venture capitalist, you would be sharing your day-to-day pains, troubles, and rewards also. So there would be somebody who would be guiding you in terms of day-to-day like flow of the business. तुमको कुछ भी कंसल्ट करना है तो वेंचर कैपिटलिस्ट वुड टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन। ऐसे देखो, वेंचर कैपिटलिस्ट भी ना बहुत तरह के होते हैं, कोई एक तरह के नहीं होते। कुछ ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर होता है, उसको खाली डे टू डे एक्टिविटीज़ से मतलब नहीं, वो सिर्फ आकर के टाइम टू टाइम तुम्हारा क्वार्टरली रिजल्ट देखेगा, तुमने क्या सेल्स किया, तुमने क्या प्रोजेक्शन किया था, तुमने क्या कमिट किया था और तुमने क्या परफॉर्म किया। कुछ ऐसे वेंचर कैपिटलिस्ट भी होते हैं जो तुम्हारे हर डे टू डे एक्टिविटीज़ में लाइक इंटरफेयर भी करेंगे, तुमको हेल्प भी करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कोई एक डेफिनेशन नहीं हो सकता कि वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करता है। ये बहुत ब्रॉड गाइडलाइंस हैं या बहुत ब्रॉड पॉइंट्स है बेसिकली। Sharing both risk and rewards provides practical and advice and assistance. Naturally, the venture capitalist who actively participate in your business would be helping you on a day-to-day basis. Network of contacts, ये बहुत important point है, because venture capitalists have invested and they have a huge portfolio of investments into variety of businesses. तो इनके contacts भी बहुत होते हैं अलग अलग जगह पे। तो अगर तुम्हें किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो गई तो they can help you sail through that problem with the help of their contacts, which would otherwise not be possible actually. Capable of providing future rounds of funding, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे जाकर के अगर तुम्हारी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इफ़ यू आर परफॉर्मिंग वेल, देन तुम्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा पैसों के लिए, बट देन फॉर दैट यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस। तो तुम्हारा जो आगे की राउंड की जो फंडिंग होगी वो नेचुरली वेंचर कैपिटलिस्ट तुम्हें प्रोवाइड करेगा, क्योंकि तुम बड़े बनोगे तभी वो एग्जिट कर पाएगा। एंड एक्सपीरियंस ऑफ प्रोसेस ऑफ IPO, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट का वही बिजनेस मॉडल है। दे हैव इन्वेस्टेड इनटू मल्टीपल वैराइटीज ऑफ बिजनेसेस एंड दे नो हाउ टू लाइक स्टीयर द कंपनी थ्रू द प्रॉब्लम्स, मेक इट बिग एंड टेक इट थ्रू द IPO. Okay, so you would be having a ready-made experience of someone who would be helping you to reach to the IPO level, which would be the dream and the goal of any startup.
याद करना है तुम्हें तो ये सारा मैं सिर्फ समझा रही हूँ, और मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि फटाफट समझा दूँ, ताकि तुम ये ना बोलो कि अरे मैम एक ही चैप्टर में इतना टाइम लगा दिया आपने, इसलिए मैं एक्स्ट्रा बात नहीं करूँगी कुछ भी। स्टेजेस ऑफ फंडिंग वीसी, सीड मनी। सीड मनी का मतलब क्या हुआ, जो आइडिया है तुम्हारा, उस आइडिया को सिर्फ टेस्ट करने के लिए जब पैसा दिया जाएगा तुमको, तो वो सीड मनी कहलाएगा। मतलब किस किस स्टेज पे वेंचर कैपिटलिस्ट एंटर कर सकता है, ये बात हो रही है। स्टार्टअप, मतलब दे कैन हेल्प यू डेवलप द लाइक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या तुम कोई टेस्टिंग करना चाह रहे हो बहुत सारी चीज़ों का, या मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना चाह रहे हो, तो उस समय जो पैसा आएगा वो स्टार्टअप कहलाएगा। फर्स्ट राउंड, तुम अपना प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप्स बना रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, उस समय जो पैसा आएगा तो फर्स्ट राउंड बोलेंगे। सेकेंड राउंड का मतलब होता है गाइस कि बेसिकली तुम थोड़े बड़े हो गए हो और तुम्हें ग्रोथ के लिए जब पैसा चाहिए तो वो तुम्हारा सेकेंड राउंड में आएगा। थर्ड राउंड में अगर तुमको काइंड ऑफ प्रॉपर एक्सपेंशन वगैरह करना है, मेज़नाइन फाइनेंसिंग भी कहते हैं उसको, तो उसको थर्ड राउंड बोलेंगे। और फोर्थ राउंड के अंदर में यू आर वर्चुअली एट द लेवल ऑफ द IPO एक्चुअली। ओके, दैट वे। ये बहुत अच्छा एक मैट्रिक्स मैंने देखा, तो आई जस्ट ट्राई टू शो यू हियर कि रिस्क ईच इज़ डिफरेंट। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तुमको। सीड मनी 7 to 10 ईयर्स फंड लॉक्ड रहेगा तुम्हारा, एक्सट्रीम बिकॉज नेचुरली फर्स्ट लेवल। तो लिखा है फॉर सपोर्टिंग द कॉन्सेप्ट और द आइडिया और R&D, मैंने बोला टेस्टिंग द आइडिया के लिए जो होगा वो होगा सीड मनी। स्टार्टअप 5 to 9 ईयर्स, ये तुमको वर्चुअली याद करना पड़ेगा लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी हाई इनिशियलाइजिंग प्रोटोटाइप्स, ऑपरेशंस और डेवलपिंग प्रोडक्ट्स एंड इट्स मार्केटिंग। प्रोटोटाइप समझते हो कि समझो कि मैं ये मोबाइल बनाने वाली हूँ, ठीक है, तो इस मोबाइल के जो डमी मॉडल्स वगैरह बना के टेस्ट करना जो होता है उसको प्रोटोटाइप्स बोलते हैं। तो स्टार्टअप के समय पे ये प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग। फर्स्ट स्टेज स्टार्टेड कमर्शियल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, मतलब अपने प्रोडक्ट तुम बना चुके हो, टेस्ट कर चुके हो, प्रोडक्ट तुम्हारा अच्छा बन चुका है, अब तुम उसको हाई लेवल पे तुमको उसको मार्केटिंग, सेल्स और मार्केटिंग करनी पड़ेगी। ये मत भूलना कि सेल्स और मार्केटिंग करने के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, इट्स नॉट अ ईजी गेम। ओके, सेकेंड स्टेज 3 to 5 ईयर्स एक्सपैंडिंग मार्केट एंड ग्रोइंग वर्किंग कैपिटल नीड थ्रू दो नॉट अर्निंग प्रॉफिट। एक ये सारी चीज़ें हो गई, मतलब तुमने आइडिया टेस्ट कर लिया, फाइनल हो गया, प्रोटोटाइप्स बनाया तो वो फाइनल कर लिया, फिर उसकी सेल्स एंड मार्केटिंग चालू करी, वो हो गया, फिर तुमने मैन्युफैक्चरिंग चालू करी, तो तुमको वर्किंग कैपिटल की बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस समय ये तुम्हारा काम आएगा। सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज में मार्केट एक्सपेंशन, एक्विजिशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, ऑल्सो कॉल्ड मेज़नाइन फाइनेंसिंग। मैक्सिमम अगर तुमको मैं बोलूँ ना, अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैक्सिमम वेंचर कैपिटलिस्ट इस पॉइंट पे एंटर करते हैं, मार्केट एक्सपेंशन, एक्विजिशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, ऑल्सो कॉल्ड मेज़नाइन फाइनेंसिंग। मैक्सिमम, बिकॉज यहाँ पे क्यों एंटर करते हैं उसका रीज़न सुन लो तुम। यहाँ पे वो लोग इसलिए एंटर करते हैं क्योंकि प्रोडक्ट की टेस्टिंग हो चुकी होती है, कंपनी एक लेवल पे आ चुकी है, छोटी होती है बट एक लेवल पे आ चुकी होती है, और वहाँ से टेक ऑफ कराना आसान हो जाता है। तो मैक्सिमम एंट्री यहाँ पे होती है, जो यहाँ पे थर्ड स्टेज जो लिखा हुआ है, ऐसा बहुत कम देखने, बिकॉज बहुत रिस्की होता है ये पैसा लगाना, और ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है। तो जनरल में जो वेंचर कैपिटलिस्ट ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते वो लोग यहाँ पे एंटर करते हैं। और फोर्थ स्टेज होता है फैसिलिटेटिंग द पब्लिक इश्यू, गोइंग पब्लिक, ऑल्सो कॉल्ड ब्रिज फाइनेंसिंग। बेसिकली वहाँ पे उसको काइंड ऑफ वहाँ पे जो सेल्स वगैरह का उनको एक्सपैंड कराना पड़ता है बहुत सारा, बिकॉज IPO में जाने के लिए तुम्हारा एक लेवल होना चाहिए, तो वो सारा जो सपोर्ट होता है वो होता है फोर्थ स्टेज पे। ये मैट्रिक्स अगर तुम याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। मुझे लगता तो नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा कुछ पूछना चाहिए, बट वी नेवर नो गाइस, वी नेवर नो, सो जस्ट रिमेंबर दिस पार्ट। ओके, नाउ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। डील ओरिजिनेशन। डील ओरिजिनेशन का मतलब क्या होता है, तुमको मैं प्रैक्टिकल पॉइंट मेरे एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि बेसिकली ऐसा नहीं होता है कि द वेंचर कैपिटलिस्ट वुड गो डायरेक्टली टू अ कंपनी एंड दे वुड से कि ओके आई वांट टू इन्वेस्ट मनी इन दैट। नो, देयर आर प्रॉपर इंटरमीडियरीज फॉर दैट। देयर आर मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज, देयर आर बैंक्स एंड ऑल जो कि इंटरमीडियरी का काम करते हैं। ओके, तो वेंचर कैपिटलिस्ट अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन देयर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, उनका एग्जिस्टिंग रिस्क प्रोफाइल, दे विल टेल द इंटरमीडियरी दैट ओके दिस इज द सेक्टर फोकस, मतलब वी वांट टू इन्वेस्ट इन मेडिसिन, सपोज अभी कोविड है, वी वांट टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी विच इज इनटू द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो द देखो लिखा हुआ है सेक्टर फोकस, स्टेज ऑफ बिजनेस फोकस,
एंड प्रोमोटर फोकस एंड टर्नओवर फोकस। तुमको समझ गया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? दे विल जस्ट ट्राई टू टेल कि भाई ये हमारी स्पेसिफिकेशन है, इसके हिसाब से हमें कोई मैचिंग कंपनी ढूंढ के ला के दो। देन व्हाट विल द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी डू? वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग मार्केट को पूरा फनल काइंड ऑफ निकालेंगे कंपनीज को, और उनको तुमको थोड़ा स्क्रीनिंग के लिए एक नहीं बहुत सारी कंपनीज तुमको ला करके दे देंगे तुम्हारी रिक्वायरमेंट, तुम्हारी सूटेबिलिटी के हिसाब से। अब तुम क्या करोगे कि वो पूरी तुम स्क्रीन करोगे, मतलब तुम अपने हिसाब से उसको हर कंपनी को देखोगे और कुछ कंपनीज को उसमें से तुम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर लोगे, और जो कंपनीज को तुम सिलेक्ट करोगे दे वुड बी सेंट फॉर ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस मीन्स व्हाट? द डॉक्यूमेंट्स विच हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द स्टार्टअप वुड बी लाइक उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है। आपने बोला कि हमारे 50 लाख का सेल्स होता है, 50 लाख का सेल्स होता है, देन व्हाट इज़ द वेरासिटी ऑफ दोज लाइक जो तुमने बोला 50 लाख, उसका कोई ऑथेंटिकेशन भी तो होना चाहिए, उसका कोई बैकअप भी तो होना चाहिए। तो जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, यू आर गोइंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई डोंट थिंक मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि ड्यू डिलीजेंस क्या होता है। तुमको मैं बता दूँ, ये जितने बिग फोर होते हैं वो सारे इस चीज़ में ड्यू डिलीजेंस का बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। डील स्ट्रक्चरिंग, उसके बाद अगर जो सारी कंपनीज में से ड्यू डिलीजेंस होने के बाद वी वुड सिलेक्ट वन कंपनी एंड उसका डील स्ट्रक्चर होगा। डील स्ट्रक्चर का मतलब क्या? कितने शेयर्स वेंचर कैपिटलिस्ट को जाएंगे, प्रोमोटर के पास क्या रहेगा, विल द प्रोमोटर बी एबल टू बाय बैक हिज ओन शेयर्स, एंड देन अगर वेंचर कैपिटलिस्ट अपने शेयर्स बेचेगा तो क्या प्रमोटर को भी बेचना पड़ेगा, उसको टैग अलोंग बोलते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ों का जो स्ट्रक्चरिंग होगी उसको बोलते हैं डील स्ट्रक्चरिंग। पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, तुम खुद ही सोच के बोलो व्हाट वुड बी द पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। वंस द इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन डन, the venture capitalist would nominate his person on the board who would be regularly means you cannot imagine how regularly they will look for the MISs जितने भी होंगे, क्वार्टरली, डेली, वीकली, जो भी होंगे, तुमने क्या बजटिंग करी, तुमने उस बजट को अचीव किया कि नहीं, इफ़ यू डिड नॉट अचीव व्हाई डिडंट यू अचीव। सो ऑल दीज थिंग्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ कोर्स वुड बी टेकन केयर ऑफ पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। एग्जिट प्लान के अंदर में ये रहेगा कि हाउ वुड अ वेंचर कैपिटलिस्ट वांट टू एग्जिट आउट ऑफ द कंपनी। मतलब दो ही तरीके हो सकते हैं। नंबर वन, इट वुड वांट टू सेल इट्स शेयर्स टू अ थर्ड पार्टी थ्रू IPO और टू अनदर वेंचर कैपिटलिस्ट। लाइक मैं अब निकलना चाहता हूँ, मेरे को इतना रिटर्न, इतना IRR मिल गया, मेरे को निकलना है, तो ईदर यू विल टेक द कंपनी पब्लिक और तुम अपने शेयर्स, जो भी हमारे शेयर्स हैं, रिमेंबर वन थिंग, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट दे विल एग्जिट ऑल द शेयर्स के साथ में। अगर उनको लगेगा कि दिस कंपनी इज स्टिल वेरी अट्रैक्टिव टू देम, देन पॉसिबली दे वुड वांट टू रिटेन सम प्रोपोर्शन। बट एग्जिट यहाँ पे जब बात कर रहे हैं, ये देखो प्रैक्टिकल वाली बातें हो गई, जब एग्जिट की बात कर रहे हैं तो ईदर थर्ड पार्टी और या फिर प्रोमोटर्स को ही बायबैक का ऑफर रहेगा, तो वो तुम्हारा एग्जिट प्लान के अंदर में रहेगा गाइस। एक मैंने डिस्कस तो तुम्हारा सारा कर दिया, एक जो दो चीज़ें हैं मुझे लगा डायरेक्टली अपने शीट से ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है और बड़ा वियर्ड सा भी है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटल फंड इन इंडिया। एक सांस में बोल रही हूँ, मैं सोच रही हूँ 1 घंटे के अंदर ख़त्म करना है मेरे को टॉपिक। स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटल इन इंडिया, तो 2 तरह के फंड्स इसके अंदर में बोले गए, डोमेस्टिक फंड्स एंड डोमेस्टिक फंड के अंदर में देखो एक बात क्या बोल रखी है कि इंडिया के अंदर में जो फंड होता है, तुमको ये पता है कि नहीं पता, आई डोंट नो, दैट म्यूचुअल फंड्स आर ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट एक्चुअली। आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग दिस। द फॉर्मेशन, तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी। इंडिया में फॉरेन कंपनीज में लिमिटेड पार्टनरशिप वगैरह के फॉर्मेट में भी होती है, इंडिया में वो नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, डोमेस्टिक फंड्स आर यूजुअली स्ट्रक्चर्ड एज अ डोमेस्टिक व्हीकल फॉर द पूलिंग ऑफ द फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर एंड अ सेपरेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर दैट कैरीज दोज ड्यूटीज ऑफ एसेट मैनेजर। मतलब क्या समझा तुमने, एक डोमेस्टिक एक ट्रस्ट रहेगा विच विल पूल ऑल द इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द पीपल एंड एक फंड मैनेजर रहेगा जो एसेट मैनेज करेगा। बात खत्म हो गई। उसके अलावा ये टॉपिक याद करना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ऑफशोर फंड्स, अब इसमें मतलब 3 तरह से, एक है तुम्हारा डोमेस्टिक और ऑफशोर के अंदर में 2 है, ऑफशोर एंड यूनिफाइड स्ट्रक्चर। मैं आपको ये समझा देती हूँ, वर्ड्स तुमको याद करना पड़ेगा। ऑफशोर स्ट्रक्चर में क्या है वो सुनो, देखो डायग्राम देख के समझ जाएगा। ऑफशोर स्ट्रक्चर में ये होता है कि फॉरेन कंट्री में
कोई ओवरसीज फंड मैनेजर है, सुनना ध्यान से, ओवरसीज फंड मैनेजर है, तो फॉरेन कंट्री के जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो इंडिया में डिफरेंट पोर्टफोलियो, देखो लिखा हुआ है ना, देखो ओवरसीज मैनेजर फंड में मैनेज कर रहा है एंड द फंड इज बीइंग इन्वेस्टेड इनटू पोर्टफोलियो 1, P2 एंड P3. दीज पोर्टफोलियोज आर इन इंडिया. ये पोर्टफोलियोज आइडेंटिफाई करने में ये इंडियन एडवाइजर जो कि इंडिया में रहता है हेल्प करता है. मतलब इसका कोई फंड मैनेजमेंट में इंडियन एडवाइजर का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है. सुनना ध्यान से, ये ओवरसीज मैनेजर फॉरेन में ही रहता है, ओवरसीज में ही रहता है, वहाँ से ही पैसा कलेक्ट करता है, एक फंड में जमा करता है और इंडिया के अंदर वेरियस पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करता है, विच इज़ लाइक, एंड द इंडियन एडवाइजर हु इज़ रिसाइडिंग इन इंडिया हेल्प्स टू आइडेंटिफाई दोज पोर्टफोलियोज. मतलब बेसिकली ही इज जस्ट गाइडिंग. ओके, एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर है. तुमने नोटिस नहीं किया इसके अंदर में इंडियन पैसा नहीं लगा रहा है, फॉरेन कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स का ही पैसा है. एक और है, देखो यूनिफाइड स्ट्रक्चर है. यूनिफाइड स्ट्रक्चर के अंदर में फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा और इंडियन इन्वेस्टर्स का भी पैसा, और वो फंड इंडिया में रहेगा और ये इंडियन एडवाइजर वुड प्ले अ एक्टिव रोल इन आइडेंटिफाइंग एंड गाइडिंग द इन्वेस्टमेंट. एक्चुअली दैट इज कॉल्ड यूनिफाइड स्ट्रक्चर गाइज. प्लीज रिमेंबर दीज टू. डोमेस्टिक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था ना तुम्हारा, डोमेस्टिक फंड्स, ऑफशोर फंड्स एंड यूनिफाइड स्ट्रक्चर. डायग्राम के साथ याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है स्टार्टअप इनिशिएटिव. मैंने एक वीडियो और भी बनाया था जिसमें मैंने अपडेट्स के बारे में बात किया था. तो गाइज ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टार्टअप इंडिया स्कीम वॉज इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 16 जनवरी एज पर GSR नोटिफिकेशन 19 फरवरी 2019. ये तुम्हारा जो मॉड्यूल आया है ना नवंबर के अंदर में, सुनना शांति से, जो मॉड्यूल तुम्हारा नवंबर 2020 में आया है उसमें ये चेंजेस किए गए हैं. जो एक और मॉड्यूल है उसमें ये चीज़ अलग है गाइस. अप टू अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इफ इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और रजिस्टर्ड एज अ पार्टनरशिप फर्म. टर्नओवर के बारे में यहाँ पे, और ईयर्स के, ये 10 years है, और टर्नओवर के बारे में यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 100 करोड़ रुपीज़. पहले 25 करोड़ रुपया था. ओके, तो ये चेंजेस किए गए हैं. ये तुमको पूरा वर्चुअली याद करना है. याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा. सो दीज टू टॉपिक्स आई फाइंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट डोमेस्टिक ऑफशोर, डोमेस्टिक फंड्स, ऑफशोर एंड यूनिफाइड स्ट्रक्चर एंड स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव. इसलिए बिकॉज इसमें चेंजेस किए गए हैं, मत भूलना. 10 years और 100 करोड़ का जो डेटा इसमें दिया हुआ है, जो कि पिछले वाले में 25 करोड़ था वो इन्वेस्टमेंट, तो उसको स्टार्टअप का दर्जा दिया गया था. ओके, तो ये तुमको याद करना है. आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कंप्लीट द होल ऑफ द लेक्चर. आई डोंट नो हाउ मच टाइम डिड आई टेक. आई थिंक आई हैव टेकन अराउंड 45 minutes टू कंप्लीट द होल टॉपिक, टू स्टीयर थ्रू द होल टॉपिक. एंड थैंक यू सो मच. All the best for your exams. I'll keep saying again and again till the day of your exam.